देखिए, कल हमने संविधान की स्टार्टिंग की थी। संविधान के बारे में हमने ये भी बताया था कि हमारे संविधान की नींव कैसे पड़ी थी। हमने बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई और उस समय हमारे भारत के तत्कालीन शासक कौन थे। और ये भी हमने बताया था कि किन युद्धों के साथ में अंग्रेजों की भारत में शासन की स्थापना हो जाती है। तो दो महत्वपूर्ण युद्धों की भी हमने चर्चा की थी। एक तो प्लासी का युद्ध और एक कौन सा बताओ, बक्सर का युद्ध। इन दो महत्वपूर्ण युद्धों के साथ अंग्रेजों की भारत में नींव डल गई थी। और फिर हमने आगे बताया था कि भैया भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हो चुकी थी तो कंपनी यहाँ पर कार्य कर रही थी। तो इंग्लैंड सरकार के द्वारा शुरुआती तौर पर कुछ चार्टर एक्ट भेजे गए थे। तो पहला जो चार्टर एक्ट भेजा गया था वो हम इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1793 में पॉवर एक्ट आया था और 1784 में पिट्स एक्ट आया था। ठीक है, इस तरीके के कुछ एक्ट आए थे। ठीक है, इस तरीके के कुछ एक्ट आए थे। अब हम बात करते हैं 1793 में पॉवर एक्ट आ गया था, 1781 में, ठीक है, 84 में। अब हम बात करने वाले एक महत्वपूर्ण और अधिक एक्ट आता है जिसका नाम है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट ये आता है। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। साथियों, इस चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में शासन कर रही थी, यहाँ पर काम कर रही थी, इस कंपनी के शासन पर अंकुश लगा दिया। क्या लगा दिया बताओ? अंकुश लगा दिया, मतलब इस कंपनी के व्यापार पर रोक लगा दी गई थी। पहली बार इस अधिनियम के तहत या इस एक्ट के तहत केवल छूट दी गई थी चाय और चीनी के व्यापार पर। किसके व्यापार पर बताओ? चाय और चीनी के व्यापार पर। वो भी चीन के साथ व्यापार कर सकती थी ये कंपनी। तो इसीलिए एग्जाम में पोस्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया किस एक्ट को मुक्त व्यापार एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो मुक्त व्यापार एक्ट के नाम से किसे जाना जाता है? 1813 के चार्टर एक्ट को कहा जाता है। पहली बार मैंने बताया होगा, इसी चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए, कितने रुपए बताओ? 1 लाख रुपए प्रति वर्ष वार्षिक रूप से खर्च करने का प्रावधान रखा था। देखेंगे खर्च करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन 1 लाख रुपए का यहाँ पर प्रावधान रखा गया था। उसके बाद इसी चार्टर एक्ट के तहत पहली बार भारत में ईसाई धर्म को, कौन से धर्म को बताओ? ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करने की छूट दी गई थी। मतलब ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म की, अपने धर्म के प्रचार प्रसार की दी गई, बोलो क्या? छूट। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म को वो नीचा दिखाने चाह रहे थे। ऐसी स्थिति में ईसाई धर्म का यहाँ पर बढ़ावा प्रचलन कर रहे थे, ईसाई धर्म की छूट मिली थी। ये तो हमने 1813 के कुछ महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट बताए थे। एग्जाम में मुक्त व्यापार एक्ट पूछा जा चुका है, इसकी आपको ध्यान रखना है। हमने बताया था 1793 में आया जो था, उसका नाम आता है पावर एक्ट। इस पावर एक्ट के तहत कंपनी के व्यापार को 20-20 वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रावधान आया था। कितने वर्षों के लिए? 20-20 वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रावधान आया था। तो जब 1793 से यहाँ पर 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, तो फिर अगला जो चार्टर एक्ट आया था वो कब आया था? 1813 में। साथियों, अब भी 20 वर्ष बाद आएगा और 20 वर्ष बाद जो चार्टर एक्ट आएगा वो आएगा 1833 में। कब आएगा बताओ? 1833 में। और 1833 के बाद फिर 20 वर्ष बाद आएगा, तो ये आएगा 1853 में। कब आएगा बताओ? 1853 में। इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम 1833 के को देख लेते हैं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है 1833 का। देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए वो भी 1833 के चार्टर एक्ट की मैं बात करता हूं। 1833 का चार्टर एक्ट ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी क्या उपयोगिता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, वो भी हम देखने वाले हैं। साथियों, 1833 का जब चार्टर एक्ट आता है तो इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल जो होता है वो लॉर्ड माउंटबेटन नहीं होता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक होता है। कौन होता है बताओ? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक की मैं बात करता हूं। इस चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक को इसी चार्टर एक्ट के तहत के तहत बनाया गया था साथियों, भारत का गवर्नर जनरल। कहाँ का गवर्नर जनरल बताओ? भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था।
ठीक है, जब एक ही व्यक्ति को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया है तो ऐसी स्थिति, पूरा भारत है समझ लो, इस पूरे भारत का गवर्नर जनरल अब एक ही व्यक्ति होगा। एक ही व्यक्ति होगा तो एक ही व्यक्ति के हाथों में पूरे के पूरे भारत की शासन शक्ति आ गई है। तो शासन शक्ति इसी व्यक्ति के हाथों में आ गई है, केवल एक ही केंद्र में नियत हो गई है। इसीलिए यहां से एक बढ़िया क्वेश्चन निकल के आता है कि भैया भारतीय शासन प्रणाली का केंद्रीकरण, कौन सा करण रे, केंद्रीकरण किस एक्ट के तहत हुआ था? तो भारतीय शासन प्रणाली का जो केंद्रीकरण हुआ वो कौन से एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। फिर आगे चल के हम देखेंगे कि विकेंद्रीकरण किसके तहत होता है और कैसे होगा विकेंद्रीकरण। अब तो एक ही व्यक्ति के हाथ में पूरी शासन की शक्ति आ गई है, इसलिए यहाँ पर केंद्रीकरण पाया जाता है। सपोज करो हमारे देश में पूरी की पूरी जो शक्तियां हैं, जो शासन की पावर है, वो प्रधानमंत्री के हाथ में दे दी जाती तो क्या होता? तो निरंकुश शासन हो जाता। कैसा हो जाता बताओ? निरंकुश। लेकिन हमारे भारत में भी आपने देखा होगा अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मंत्री होते हैं कि नहीं होते? बताओ, कोई रेल मंत्री है, कोई विदेश मंत्री है, कोई सुरक्षा मंत्री है, ठीक है, कोई रक्षा मंत्री है, कोई यहाँ पे आप देखोगे तो चिकित्सा मंत्री है, कोई देखोगे वित्त मंत्री है। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट है। हमारी शक्तियों का बंटवारा कर रखा है, अलग अलग शक्तियां हैं सबके पास में, तो विभाजन कर रखा है। विभाजन जो हो जाता है उसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। क्या कहते हैं बताओ? विकेंद्रीकरण। लेकिन यहाँ तो पूरी शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में आ गई, तो ये कैसी शासन प्रणाली हो गई बताओ? केंद्रीकृत शासन प्रणाली हो गई, जो किस एक्ट के तहत आती है? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय की कहानी है साथियों। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय एक बहुत बुरी प्रथा प्रचलन में थी, ठीक है, सती प्रथा। कौन सी प्रथा बताओ? सती प्रथा। ये बहुत बुरी एक प्रथा थी, ठीक है। सती प्रथा क्या थी इसके बारे में भी थोड़ा बताना चाहूंगा। एक बार यहाँ पर जब सती प्रथा यहाँ पर बिल्कुल चरम पर चल रही थी, तो बात आती है भैया राजा राम मोहन राय की। किसकी बात आती है बताओ? राजा राम मोहन राय की बात आती है। राजा राम मोहन राय की बात है, एक बार ये इंग्लैंड गए हुए थे। इंग्लैंड जब गए हुए थे तो विदेश में गए हुए थे, तो जाने के बाद हुआ क्या कि इनके भाई की मृत्यु हो गई। क्या हुई बताओ? इनके भाई की मृत्यु हो गई। भाई की मृत्यु होने के बाद पता चला राजा राम मोहन राय को कि भाई की मृत्यु के बाद उसकी भाभी को भी जबरदस्ती चिता पर जला दिया गया था। चिता पर जलाने का मतलब है कि भैया उसको इस प्रथा के तहत अपने भाई के साथ या तो राजी राजी से, नहीं तो गैर राजी से, समाज की प्रथा होने के कारण उसको उस चिता के साथ में जलना पड़ता था। तो जब इसने ये बात सुनी तो इसको बहुत गहरा धक्का लगा था। किसको बताओ? राजा राम मोहन राय को। जब राजा राम मोहन राय के परिवार के साथ ये बीती, तब उसको हकीकत पता चली कि भैया ये बहुत बुरी प्रथा है, इस पर कैसी भी तरीके से लगाई जाए क्या बताओ? रोक। तो साथियों कांटेक्ट किया राजा राम मोहन राय ने किससे बताओ? उस समय के भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक से। और विलियम बेंटिक से संपर्क करने के बाद साथियों इस सती प्रथा, कौन सी प्रथा बताओ? सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए एक बनवाया था, बोलो क्या? कानून। कौन सा कानून बनाया था? 1829 में ये कानून बनवाया गया था साथियों, ठीक है। 1829 में ये कानून बनवाया गया था। काफी हद तक इस पर रोक लगी थी, लेकिन पूर्णतः रोक नहीं लगी थी। हालांकि सबसे पहले शाहजहां ने भी इस पर रोक लगाने का प्रयास किया, मुगल शासकों में अकबर ने भी इस पर काफी बार प्रयास किया था, ठीक है, लेकिन बराबर से हमारी ये सती प्रथा चलती रही थी। तो ये सती प्रथा जो है एक पवित्र प्रथा मानी जाती थी कि भैया अपनी पवित्रता को बचाने के लिए महिलाएं इस सती प्रथा को किया करती थी। लेकिन सती प्रथा, और मैं आपको बता दूं, एक जोहर किया जाता था पहले। राजपूत रानियों के द्वारा क्या किया जाता था? जोहर। सती प्रथा और जोहर दोनों अलग अलग है। सती प्रथा तो ये सामाजिक प्रथा थी, लेकिन जोहर एक ये अपनी पवित्रता को बचाने के लिए जब मुस्लिम आक्रमणकारी या अन्य कोई आक्रमणकारी किसी दुर्ग पर आक्रमण कर देता था, तो ये अपने पवित्रता को बचाए रखने के लिए आग में कूदना ही उचित समझती थी, जिससे कि इनका शोषण या अत्याचार नहीं हो राजपूत रानियों का। तो वो किया जाता था जोहर। क्या किया जाता था? जोहर। और जोहर भी कब किया जाता था? जब लड़ते हुए राजा वीर गति को प्राप्त हो जाता था, तो उनका रक्षक कोई नहीं बचता था, तो ऐसी स्थिति में वो अपने आप को अग्नि में समझ लेती थी। इसमें तो पति की मृत्यु होने पर पत्नी का अग्नि में
मर जाना या अग्नि में प्रज्वलित हो जाना, वो क्या कहलाता था बताओ? सती प्रथा। तो इस पर रोक लगवाई थी, एक महत्वपूर्ण काम। दूसरी इसी चार्टर एक्ट के तहत बात आती है साथियों 1834 की। कब की बात आती है बताओ? 1834 की बात आती है। और 1834 में यहां पर आता है भैया लॉर्ड मेकाले। कौन आता है बताओ? लॉर्ड मेकाले आता है। और लॉर्ड मेकाले के द्वारा 1834 में एक 4 सदस्यीय भैया विधि आयोग का गठन हुआ था। कौन से आयोग का बताओ? 4 सदस्यीय विधि आयोग का भारत में पहली बार हुआ है गठन। किसका गठन हुआ है? विधि आयोग का। विधि आयोग क्या करेगा? कानून निर्मित करेगा। क्या निर्मित करेगा? कानून, कानूनों का निर्माण करेगा ये विधि आयोग। 4 सदस्यीय था। तो इसलिए आपसे अगर पूछा जाए कि भैया स्वतंत्रता से पहले भारत में विधि आयोग का गठन कब हुआ? 1834 में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ? लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में हुआ। लेकिन आपसे अगर पूछ लिया जाए प्यारे प्यारे बच्चों कि अगर हमारे स्वतंत्र भारत में पहले विधि आयोग का गठन कब हुआ, तो स्वतंत्र भारत में पहले विधि आयोग का गठन हुआ 1955 में। कब हुआ बताओ? 1955 में। और 1955 में जो विधि आयोग का जो मुखिया होता है उसे कहा जाता है साथियों महान्यायवादी। कौन कहा जाता है बताओ? महान्यायवादी कहा जाता है। और भारत के पहले महान्यायवादी कौन बने थे बताओ? महेश चंद्र सीतलवाड़। कौन बने थे बताओ? महेश चंद्र सीतलवाड़ बने थे। उसके बाद आगे चल के इसी लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में एक बनाया गया साथियों शिक्षा आयोग। शिक्षा आयोग बनाया गया था। और शिक्षा आयोग पर एक पत्र जारी किया गया था, स्मरण पत्र। कौन सा पत्र बताओ? स्मरण पत्र। स्मरण पत्र ये है कि 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान रखा गया था भारतीय शिक्षा पर। उस समय तो ये नालायक अंग्रेज ये नहीं समझ पाए थे कि भैया 1 लाख रुपए को खर्च किन पे करे? भारतीयों पे खर्च करेंगे, लेकिन गरीबों पर खर्च करे या फिर अमीरों पर खर्च करे, इनके ये समझ में नहीं आई। दूसरी बात ये समझ में नहीं आई कि भैया हम जो शिक्षा देंगे वो भारतीय भाषा में दें या फिर हमारी भाषा में मतलब अंग्रेजी में दें, क्योंकि भारत में तो हर प्रांत में अलग अलग भाषाएं थी। किसी में कन्नड़, किसी में मलयालम, किसी में गुजराती, किसी में मराठी, ठीक है, किसी में कोंकणी। इस तरह की हमारे राजस्थान में ही अनेक भाषाएं हैं, ठीक है। ठीक है, पानी पानी ऐसे कहते हैं ना कि वाणी जो है हमारी हर कोस पे बदल जाती है, एक कोस पर पानी और वाणी बदल जाती है, ऐसे कहते हैं। पानी और वाणी हर कोस पे बदल जाता है, ऐसे कहते हैं हमारे राजस्थान में भी। तो ऐसी स्थिति में इनके सामने बड़ी समस्या थी कि किस मीडियम में हम क्या दे बताओ? शिक्षा का माध्यम क्या रखे, इंग्लिश रखे या हिंदी रखे? तो इनके बात समझ में नहीं आई, इसीलिए इस आयोग का गठन किया गया था। और इस आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि भैया भारतीयों को शिक्षा तो देंगे, वो भी हम देंगे इंग्लिश मीडियम में। कौन से मीडियम में? इंग्लिश मीडियम में। क्योंकि अंग्रेजों का जो फायदा था वो अंग्रेजी से फायदा था, अंग्रेज अपने फायदे के लिए शिक्षा देना चाह रहे थे। तो लॉर्ड मेकाले ने घोषणा की थी कि भैया भारतीयों को शिक्षा देने का जो माध्यम रखा जाएगा, माध्यम जो रखा जाएगा वो अंग्रेजी को रखा जाएगा। किसको रखा जाएगा? अंग्रेजी को। और साथियों प्रत्येक भारतीय को शिक्षित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक भारतीय शिक्षित हो जाएगा तो हमारे खिलाफ आवाज उठाने लग जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे, तो हमें यहाँ कौन टिकने देगा? फिर बोले प्रत्येक भारतीय को शिक्षित नहीं करना है, हमें जिससे जरूरत है उसी को शिक्षित करना है। हमारी जरूरत किनसे है? बड़े व्यापारियों से है। तो बड़े व्यापारियों को ही दो, बोलो क्या? शिक्षा। उनको ही पढ़ाओ लिखाओ, उनको ही अंग्रेजी में शिक्षा दो। उनसे धीरे 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 अगर काम पड़ता रहा तो काम चलाओ जो शिक्षा है वो धीरे 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 छोटे निम्न तबके में चलती जाएगी, ठीक है, निम्न तबके में चलती जाएगी। और धीरे धीरे जो है ये व्यापारियों से अपना काम निकलता रहेगा। तो इंग्लिश का मीडियम होना चाहिए, इसीलिए लॉर्ड मेकाले को भारत में अंग्रेजी पद्धति का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ये भी याद रखना है। उसी के बाद मैं बात करूं 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1843 की बात आती है। और यहां पर गवर्नर जनरल आता है भैया लॉर्ड एलन बरो। कौन आता है बताओ? लॉर्ड एलन बरो के बारे में मैंने बताया होगा कि इस भाई साहब ने सबसे पहले तो कौन सी प्रथा पर रोक लगाई थी बताओ? दास प्रथा पर। पहले दास प्रथा बहुत ज्यादा चला करती थी। अब ये कहेंगे कि साहब ये दास प्रथा कौन सी बीमारी आ गई? तो साथियों पहले होता ये कि लोगों के पास पैसा नहीं होता था। क्या नहीं होता बताओ? पैसा नहीं होता। लोगों को त्योहार पे जरूरत पड़ती थी, कोई जो फंक्शन होता उस पे जरूरत पड़ती थी पैसे की। तो ये पैसे लेने के लिए गरीब लोग जाते थे बड़े साहूकारों के पास, ठीक है, साहूकारों के पास जाते थे।
अब साहूकार क्या करते थे कि भैया तेरी जमीन मेरे गिरवी है, ठीक है, जमीन छुड़वानी है तो इस निश्चित समय में तेरे को पैसा लौटाना पड़ेगा। मजबूर हो जाते थे, ठीक है, कि भैया तेरे को अगर ये इतना पैसा तूने समय पर नहीं लौटाया तो तेरे को हारी बन के मेरे यहाँ पर काम करना पड़ेगा। हारी जानते ना, जो कहेंगे वो काम करना पड़ेगा और बस दिन में 2 टाइम ही खाना मिलेगा, मिलेगा तो 1 टाइम मिलेगा। पहले तो खाने की भी बहुत बड़े लाले पड़ते थे। तो साथियों इस तरीके से धीरे धीरे जब उन गरीबों पर पैसा नहीं चुकता था तो वो उसको धीरे धीरे गुलाम बना लेते थे। जैसे वो कहता, जो भी बड़ा साहूकार है वैसे ही काम करना पड़ता, जितने लोगों की कहता उतने लोगों से काम करवाता। गरीब के पास इतना पैसा नहीं होता कि उसे सीमित समय में चुका सके। तो इस तरीके से दास बनाए जाते थे, गुलाम बनाए जाते थे, जबरदस्ती उनका शोषण किया जाता था, बदुआ मजदूर रखा जाता था। बदुआ मजदूर का मतलब होता है जबरदस्ती काम करवाना, ठीक है, जबरदस्ती काम करवाना, किसी तरीके का कोई पैसा मत नहीं देना। तो ये जो सती प्रथा इसके सामने, सॉरी दास प्रथा इसके सामने आई, तो इसने दास प्रथा को सबसे पहले गैर कानूनी घोषित किया कि भैया ये मानव का अधिकार होता है और इसे गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए। ये कानून के दायरे में नहीं आता है दास प्रथा, इसीलिए इस पर कानून बना देना चाहिए कि आज के बाद कोई भी अगर जबरदस्ती से किसी को दास बनाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात इसकी आती है कि साथियों हमारे जो संडे की छुट्टी मनाई जाती है, उस संडे की छुट्टी भी किस भाई साहब ने प्रारंभ की थी बताओ? लॉर्ड एलन बरो ने ही प्रारंभ की थी सभी कार्यालयों में, ठीक है। तो उसी समय से ये रविवार की छुट्टी हमारे प्रचलन में है, आज भी बरकरार है। तो इस तरीके से आपको 1843 तक की बात याद रखनी है और ये आती है 1833 के चार्टर एक्ट में। तो यहां तक की बात अपन कर चुके थे। अब अपन आगे की बात देखते हैं। आगे की बात जो आती है साथियों वो आती है 1853 का। तो 1853 के चार्टर एक्ट की बात भी सुनिए आप, ठीक है। यहाँ पे मैं 1853 के चार्टर एक्ट को समझाने वाला हूं, ये भी महत्वपूर्ण है। 1853 का चार्टर एक्ट, पहली बात तो आपके ये समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो चार्टर एक्ट आ रहा है साथियों, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के खिलाफ भेजा गया ये अंतिम चार्टर एक्ट था। कैसा था बताओ? अंतिम चार्टर एक्ट था। ये जब चार्टर एक्ट आया था तो हमारे भारत में इस समय गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड डलहौजी। कौन था बताओ? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के बारे में आपने जरूर सुना होगा कि इस भाई साहब ने हमारे भारत में पहली बार चलाई थी, बताओ क्या? रेल। क्या चलाई थी बताओ? कौन बताएगा कब चलाई थी? भारत में पहली बार रेल कब चली थी बताओ साथियों? 16 अप्रैल को। कितने अप्रैल को? 16 अप्रैल 1853 को चली थी। और ये चली थी बताओ कहां से कहां तक बताओ? बंबई से ठाणे तक। अरे बंबई से ठाणे तक। ये जब पहली बार जब रेल चली थी तो बहुत गजब की लगी थी। ये पटरियों पर जब दौड़ी थी तो बहुत शानदार लगी थी ये, लेकिन चली ये कोयले से थी। किससे चली थी बताओ? कोयले से। तो काला धुआं निकालती जा रही थी लेकिन लग बहुत सुंदर रही थी। इसीलिए बात करें कि इसको नाम क्या दिया होगा, तो इसको नाम दिया है साथियों ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम दिया था बताओ? ब्लैक ब्यूटी। थी तो काली लेकिन लग अच्छी रही थी, सुंदर लग रही थी, इसीलिए इसको नाम दे दिया क्या बताओ? ब्लैक ब्यूटी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भैया। ये 34 किलोमीटर में दौड़ी थी। कितने किलोमीटर में बताओ? 34 किलोमीटर में पहली बार चलाई गई थी। प्रति वर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाता है रेल दिवस। कौन सा दिवस? रेल दिवस। इसी भाई साहब की देन थी। इसी के समय अपने फायदे के लिए नहीं चलाई, ध्यान रखना है। ये अपने फायदे के लिए तो अंग्रेजों ने कुछ किया ही नहीं, खुद के फायदे के लिए जो भी कुछ किया वो खुद के फायदे के लिए किया, लेकिन खुद के फायदे के लिए ही सही। लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये छोड़ के गए थे, रेल। क्या छोड़ के गए बताओ? रेल। हो सकता है कि हमारे इंडिया में अभी तक इतने बड़े स्तर पर रेलों का प्रसार नहीं हो पाता, लेकिन इन भाई साहबों ने खुद के फायदे के ही सही लेकिन भारत में रेल की पटरियां बिछा दी। और एशिया का सबसे बड़ा उपक्रम भारतीय रेल को माना जाता है। सबसे ज्यादा कर्मचारी हमारे रेल व्यवस्था में लगे हुए हैं, रेलवे में लगे हुए हैं सबसे ज्यादा कर्मचारी। तो रेलवे एक रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम है इंडिया में, ठीक है। तो ये इनकी ये उपलब्धि मानी जाती है। इन्हीं के समय साथियों शिक्षा पर आगे बात की जाती है 1854 में। कब बात की जाती है बताओ? 1854 में शिक्षा पर बात की जाती है। अब पता चला कि 1833 में भी यार शिक्षा आयोग बना दिया, लेकिन बात आती है कि वहां पर जो है शिक्षा केवल भारतीय व्यापारियों को ही दी जाती थी, ना कि लेडीजों को दी जाती थी।
व्यापारियों को दी जाती थी। वहां पर कोई भी स्तर नहीं बनाया कि भैया शिक्षा बालकों को भी दी जानी चाहिए, वो प्राथमिक स्तर तक दी जानी है या माध्यमिक स्तर तक दी जानी है या फिर बालिकाओं को भी दी जानी है। तो यहाँ पर साथियों अलग अलग स्तर बनाए गए थे, पढ़ाई के अलग अलग, शिक्षा के अलग अलग स्तर बनाए गए थे। ठीक है, इस तरीके से बनाए गए थे। इस 1853 के चार्टर एक्ट के तहत, और ये काम हुआ भैया 1854 में। एक अंग्रेज अधिकारी आता है जिसका नाम आता है भैया वुड डिस्पैच। क्या नाम आता है बताओ? वुड डिस्पैच के द्वारा ये काम किया गया था। इसीलिए इसे 1854 का जो शिक्षा पर जो कानून बना था उसे 1854 का वुड डिस्पैच कानून माना जाता है। और इसी 1854 के वुड डिस्पैच कानून को भारतीय शिक्षा का कहा जाता है साथियों मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है बताओ? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये एक अधिकार पत्र होता है। मैग्ना कार्टा क्या होता है? एक अधिकार पत्र होता है। तो भारतीय लोगों को यहाँ पर इस 1854 के वुड डिस्पैच से क्या मिला था? एक अधिकार मिल गया था, कानूनी अधिकार मिल गया था शिक्षा प्राप्त करने का। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद में बात करूं, इसी 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में सिविल सेवा संबंधी परीक्षाओं को प्रारंभ किया गया था। कैसी परीक्षाओं को बताओ? सिविल संबंधी परीक्षाओं को प्रारंभ किया गया था। और सिविल संबंधी सबसे बड़ी परीक्षा होती थी भैया आईसीएस। कौन सी होती थी बताओ? आईसीएस। अब बड़ी बात ये थी कि अंग्रेजों ने आईसीएस जैसी परीक्षाओं में भारतीयों को परीक्षा देने की छूट तो दे दी। अरे इनमें भाग लेने की क्या तो दे दी बताओ? छूट तो दे दी। लेकिन बड़ी बात ये थी कि इस परीक्षा में मात्र और मात्र उस समय तो कहते कि 18 साल ही उम्र रखी, ठीक है, आगे चल के 21 साल बढ़ाई गई थी। लेकिन इनका जो सेंटर आता था साथियों भारतीयों के लिए कहां पर आता था? लंदन। अब बहुत बड़ी बात थी, अंग्रेजों ने गेम खेला यहाँ। कैसे गेम खेला थोड़ा समझने का प्रयास करना साथियों। आप देखते होंगे हमारी ग्रेजुएशन ही कंप्लीट हो पाती है 18 साल की उम्र में, तो एक इतनी बड़ी परीक्षा को कैसे पास करे कोई? तो इन्होंने तो मजबूरी बस इसको दबाव में आकर स्टार्ट किया था। इन्होंने उम्र फिक्स कर दी, इस उम्र में पास कर लिया तो ठीक है, नहीं तो जाओ तुम्हारी एक्सपायरी डेट खत्म। ठीक है, तो ध्यान देना यहां पर उम्र ये रखी गई थी। उसके बाद 21 बढ़ा देते आगे चल के। लंदन में जाके इसको पास करना होता था। कहां जाके बताओ? लंदन में। बड़ी समस्या होती थी, कई महीनों तक जहाजों में चलना होता था और जहाजों में चलने के बाद में इस परीक्षा को देकर आकर वहां से पास करना होता था। लेकिन ये भी भारतीयों के लिए कम बात नहीं थी कि साथियों यहां जाकर भी इस परीक्षा को क्या किया था बताओ? पास किया था। तो अंग्रेजों के बाद समझ में आ गया भारतीय लोगों में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। चाहे सेंटर भारत में बना लो, चाहे लंदन में बना लो, कहीं बना लो, एग्जाम पास करने में ये माहिर है। साथियों उस समय लाइट की खास व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, लेकिन भारतीय लोग पढ़ने में माहिर थे। इतना सीख गए अंग्रेजों से कि साथियों लाइट नहीं है तो सड़कों पर जो लाइट जलती थी उसके उजाले में रात दिन करके वही पढ़ाई किया करते थे। दीपक के उजाले में किया करते थे। इस तरीके से पढ़ाई किया करते थे। और आप मुझे बताइए कि भैया लंदन में जाकर इस सिविल संबंधी परीक्षा को पास करने वाला पहला भारतीय कौन बना था? बोलो रे, कौन बना था? बोलने का प्रयास करो। आई थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि भैया वो कौन था। तो वो रविंद्रनाथ टैगोर का भाई था। बोलो रे, सही बताया है, धीरे धीरे बताया, लेकिन उसका नाम आता है भैया सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम आता है बताओ? सत्येंद्रनाथ टैगोर आता है। सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले इस आईसीएस संबंधी परीक्षा को पास किया था। ठीक है, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने भी इस परीक्षा को पास किया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने भी इस परीक्षा को पास किया था। राजस्थान की ओर से आपको पता होगा अर्जुन लाल सेठी ने भी इसको पास किया था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमारे भारतीय शिक्षाविद थे जिन्होंने इस परीक्षा को लंदन में जाके पास किया था। आगे 1921 में जाके यहाँ पर भारत में सिविल संबंधी आयोग का गठन किया गया था और फिर इसका सेंटर इलाहाबाद में आने लग गया था। कहां पर आने लग गया था? इलाहाबाद में। लेकिन 1921 के बाद ली आयोग का गठन किया गया था और उसके बाद लोक सेवा आयोग का गठन हो गया था भारत में, और फिर हमारे भारत में इसका सेंटर आने लग गया था। ये भी बड़ी उपलब्धि थी। ये भी किसकी बड़ी उपलब्धि थी कि भारत में ये सेंटर यहाँ पर आने लग गए थे। तो ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपलब्धि थी। किसकी बताओ? सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशेष उपलब्धि थी।
मुझे आप ये बता दो कि भारत का पहला आईसीएस तो ये बन गया, तो इस आईसीएस जैसी परीक्षा को अब वर्तमान में कहा जाता है आईएएस। क्या कहा जाता है बताओ? आईएएस, इंडियन सिविल सर्विसेज इसका पहले नाम था, अब इसका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इसका पूरा नाम है। तो अब मुझे बताओ कि भारत की पहली महिला आईएएस कौन बनी? थोड़ा सा सोचो रे, भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन बनी? कोई बोलो। किरण बेदी थी क्या? किरण बेदी थी, वो तो पहली महिला आईपीएस थी। अरे पहली महिला क्या थी बताओ? आईपीएस थी। वो ऐसी महिला आईपीएस भी थी जिसने इंदिरा गांधी की गाड़ी को ओवरटेक होने पर रोक लिया था, चालान काट दिया था उसका। तो ऐसी दबंग आईपीएस महिला किरण बेदी थी। कौन थी बताओ? किरण बेदी थी। उसको आगे चल के कहते हैं इंदिरा गांधी ने सम्मानित भी किया कि मेरे जैसी, यहाँ पे इंदिरा गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी, प्रधानमंत्री के सामने बोले मैं प्रधानमंत्री थी तब भी आपने मेरी गाड़ी कैसे रोकी? बोले मेरा कर्तव्य था, मेरी ड्यूटी थी, मेरे लिए सभी समान है। ठीक है, नो मेरे लिए कोई भी, क्योंकि मैं वहां पर ड्यूटी निभा रही थी, मुझे नई जानकारी थी कि आप प्रधानमंत्री हो। ठीक है, गाड़ी रोक ली, चालान काटना मेरा फर्ज था, काट दिया। उसको वहां सम्मानित किया था पहली बार, तभी तो वो दबंग लेडी मानी जाती है आईपीएस। अब यहाँ पर मैं बात करूं कि भारत की पहली महिला आईएएस जो थी वो थी साथियों अन्ना जॉर्ज। कौन थी बताओ? अन्ना जॉर्ज थी। अन्ना मल्होत्रा जॉर्ज थी। अन्ना मल्होत्रा जॉर्ज जिसका नाम आता है, और ये केरल की थी। कहाँ की थी बताओ? केरल की थी। 1954 के पहले बैच की ये महिला थी, आईएएस महिला थी ये। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी अपन लेते हैं। भारत आने वाले ये अंतिम चार्टर एक्ट था। क्यों था? क्योंकि इसके बाद 1857 की क्रांति हो जाती है। कौन सी क्रांति बताओ? 1857 की। और 1857 की क्रांति होने के बाद साथियों इन ब्रिटिश कंपनी के जो अधिकारी थे इनका खुलासा हो जाता है, और ब्रिटिश सरकार को पता चल जाता है, इस कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है, और भारत पर शासन सीधे ही इंग्लैंड के सम्राट का स्थापित हो जाता है, जिसे इंग्लैंड का क्राउन भी कह सकते हैं। और कंपनी का शासन यहाँ पर खत्म, और उसके बाद यहाँ पर जो गवर्नर जनरल चल रहा था उसको वाइसराय बना देंगे। क्या बना देंगे? वाइसराय पद बना देंगे। हालांकि गवर्नर भी चलेगा, लेकिन गवर्नर कब कहलाएगा? जब वो किसी भारतीय प्रांत में काम कर रहा होता है, जब तो वो गवर्नर जनरल कहलाएगा। और जब वो इंग्लैंड के सम्राट के अधीन रहकर काम कर रहा होता है तो वो क्या कहलाएगा बताओ? वाइसराय। और भारत का पहला वाइसराय बनेगा, बोलो कौन? लॉर्ड कैनिंग। कौन बनेगा बताओ? लॉर्ड कैनिंग। तो आइए पहले इस बात को अपन ऐड कर लेते हैं, फिर मैं